हाँ, जब मैं किसी नॉवेल को सेलेक्ट करती हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, उसके लाइन्स देखती हूँ। फिर बड़े-बड़े धोखे हुए हैं मेरे साथ। अ, शुरू में मैं ये करती थी कि मैं शुरू पढ़ती थी, बीच में से चेक किया और एंड पढ़ लिया ना मैंने। लास्ट 3-4 पेजेस पढ़ लिए तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये नॉवेल कैसा है। लाइक नमल नॉवेल पढ़ते हुए जब सादी जो है वो वापस आता है और अपनी माँ से मिलता है, लिटरली मैं रो रही थी। मेरे आंसू बह रहे थे। व्यूज़ लिमिटेड हैं मेरे सिलेक्शन ऑफ नॉवेल्स की वजह से, लेकिन मैं अपने सिलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं व्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ, लेकिन मैं सिलेक्शन ऑफ नॉवेल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। कि हम जो है ना वो इस्लाम को समझते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमने इस्लाम भी बाकी लोगों से सुना है कि क्या है। आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू की और आपको अपना चैनल ग्रो करने में कितना टाइम लगा? अच्छा, मेरी यूट्यूब जर्नी जो है ना वो बाय चांस स्टार्ट हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी पर्पसली। लेकिन मैं अपने चैनल पे भी बता चुकी हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को नॉवेल पढ़ के सुनाया करती थी। वो पढ़ना पसंद नहीं करते, सुनना पसंद करते हैं। तो वो सो जाते थे सुनते-सुनते, और नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा से सुनाती थी तो मुझे फिर पीछे से उन्हें स्टार्ट करके सुनाना पड़ता था। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मैं रिकॉर्ड करने लगी तो मैंने कहा यूट्यूब पे ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो बस ऐसे बाय चांस वो शुरू हो गया। कभी ये सोचा नहीं था कि चैनल मतलब मोनेटाइज़ होगा या इस तरह ग्रो करूँगी। लेकिन बस वो फिर होती चली गई चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि स्टेब्लिश हो चुका है चैनल। आपके ख्याल में चैनल को ग्रो करने में मज़ीद कितना वक़्त लगेगा? टाइम का तो मैं नहीं कह सकती कितना टाइम लगेगा, लेकिन डे बाय डे जो है वो ग्रो हो रहा है। स्लो मेरा चैनल इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि मैं वर्किंग वुमन थी, जॉब करती थी, तो मैं फुल टाइम इसको नहीं देती थी। लेकिन अब कुछ अर्सा पहले से 6 मंथ्स हुए हैं कि मैंने जो है वो अपनी जॉब छोड़ दी है और मैं इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन अब डील कर रही हूँ, तो अब मैं इस पे फुल टाइम दे रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिन में और अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो नरेशन करते वक़्त आप अपनी आवाज़ या लहजे को कैसे कंट्रोल करती हैं? अच्छा, मज़े की बात ये बताऊँ कि मैं ना कंट्रोल करती नहीं हूँ। मुझे सिर्फ़ जो है ना वो फ़ोकस करना होता है कि मतलब बैकग्राउंड नॉइज़ और इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस तरह से प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ कि मैंने ये काम सीखा हुआ है। तो इस लिहाज से मुझे जो है वक़्त के साथ-साथ मुझे चीज़ें पता चलीं कि नॉइज़ को कैसे रिडक्शन करनी है, माइक कौन-सा यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मुझे आहिस्ता-आहिस्ता पता चलीं। तो मेरा कभी भी फ़ोकस इस पे नहीं होता था कि मैंने आवाज़ को अपने कैसे बनाना है, कैरेक्टर के हिसाब से चेंज करना है या नहीं करना। लेकिन वो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने हस्बैंड को सुनाती थी, तो वो मेरी शायद एक हैबिट में शामिल था कि मैं ऐसे ही सुनाती थी और मुझे चूँकि सुनाने में मज़ा आता था, तो बस वो खुद ब खुद ही एक चीज़ होती चली गई। लेकिन मैंने इसको कभी कंट्रोल किया नहीं है। क्या आप पहले नावल पढ़ती हैं या फिर पढ़ने के साथ ही आप रिकॉर्डिंग करती हैं? जो मैंने शुरू में नॉवेल्स पढ़े हैं, उनको तो मैंने सेलेक्ट ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे वो नॉवेल्स पसंद थे। लेकिन ऑब्वियसली अब ये मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 6 साल गुज़र चुके हैं मुझे ऑडियो बुक्स करते हुए। तो इस अरसे में ज़ाहिर है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं हर नॉवेल को पढ़ लूँ पहले। ऑब्वियसली जब आप डेली बेस पे नॉवेल पढ़ रहे होते हैं तो इतना दिल भी नहीं चाहता, फिर इंसान थक जाता है पढ़-पढ़ के भी ना। तो मैं हर नॉवेल को, जो मैं अब अपने चैनल पे पढ़ रही हूँ, मैंने हर नॉवेल पढ़ा हुआ नहीं होता। हाँ, जब मैं किसी नॉवेल को सेलेक्ट करती हूँ पढ़ने के लिए, तो मैं उसके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, उसके लाइन्स देखती हूँ, फिर वो नॉवेल जो है वो अपने पास चाहे वो पीडीएफ की फ़ॉर्म में हो, चाहे बुक फ़ॉर्म में हो, दोनों सूरतों में मैं उसे बीच-बीच में से चेक करती हूँ नॉवेल को, कि ये नॉवेल किस तरह का नॉवेल है, एंड देन फिर मैं उसे रीड करना शुरू करती हूँ। तो हर नॉवेल मैंने नहीं पढ़ा होता, ख़ास तौर पे जो मैं अब पढ़ रही हूँ, उनमें से ज़्यादातर नॉवेल्स मैंने पहले से पढ़े हुए नहीं होते। तो कितने पेजेस पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये नावल वर्थ रीडिंग है कि नहीं? बड़े-बड़े धोखे हुए हैं मेरे साथ।
शुरू में मैं ये करती थी कि मैं शुरू पढ़ती थी, बीच में से चेक किया और एंड पढ़ लिया ना मैंने, लास्ट 3-4 पेजेस पढ़ लिए तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये नॉवेल कैसा है। लेकिन इसमें फिर मेरे साथ जो है ना वो मसले हुए कि मुझे नहीं अंदाज़ा हो पाता था नॉवेल्स का। स्पेशली मैं उन नॉवेल्स की बात कर रही हूँ जो 300 से अबव पेजेस होते हैं, 500-800 पेजेस तक के नॉवेल जो होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो ज़रा थॉरली इसको चेक करना शुरू किया कि मैं समझें आप इस तरह के शुरू के 10-15 पेजेस, फिर उसके बाद बीच बीच में से हर 3-4 पेजेस के बाद कोई पैराग्राफ पढ़ के या इस तरह चेक करके, यानी मेरा अच्छा खासा रिसर्च वर्क होता है। 1 वीक से ज़्यादा मैं लगाती हूँ एक नॉवेल को चेक करने में, और उसके बाद फिर मैं उसको पढ़ती हूँ, अप्रूव करती हूँ कि हाँ मैं इसे पढ़ लूँ। ओके, पीक इमोशंस को नरेट करते वक्त आप खुद पर क्या असर महसूस करती हैं? मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, स्पेशली जब भी कोई इस तरह का लाइक नमल नॉवेल पढ़ते हुए जब सादी जो है वो वापस आता है और अपनी माँ से मिलता है, लिटरली मैं रो रही थी, मेरे आंसू बह रहे थे। फिर इसी तरह जब मैंने अभी रब से जुड़ने का सफ़र पढ़ा, तो उसमें जो सफरिंग्स थी या जिस तरह वो अल्लाह की तरफ जा रही थी लड़की, तो उस वक्त भी मतलब मुझे लगता है कि शायद ये मेरे ही साथ हो रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। सिर्फ एक चीज़, रोमांटिक लाइंस नहीं पढ़ी जाती मुझसे, मैं खुद रोमांटिक नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को फील ही नहीं कर पाती। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो होता है ना वो रोमांटिक लाइंस करना होता है, वहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं आपके आती। ख्याल में नरेशन ने नई जनरेशन को उर्दू अदब के करीब लाया है? मुझे लगता है कि लाया तो है, इस तरह से कि हमारे जो ये जनरेशन है, जनरेशन जी, मैं तो ज़रा इससे पहले वाली जनरेशन हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ आप जनरेशन जी से ही बिलोंग करती हैं। लेकिन इसमें होता ये है कि हमारे बच्चे जो है ना वो उर्दू ना पढ़ना जानते हैं और ना उन्हें सुनने के मौके मिलते हैं। मतलब अब पहले जो एक पीटीवी का ज़माना हुआ करता था ना, तो उस ज़माने में जब कोई ड्रामास भी होते थे या कुछ भी, तो उसमें उर्दू ठीक बोली जाती थी। मतलब एटलीस्ट मैंने बहुत सारे ऐसे ड्रामे देखे हैं जिनमें उर्दू ठीक बोली गई है। अब जो आजकल के आप मॉर्निंग शोज़ देख लें या कोई भी आप इस तरह की चीज़ें देखें ना, उनमें उर्दू बोली भी ठीक नहीं जाती। तो हम इस जनरेशन को क्या कहें जिन्होंने ठीक तरह से सुनी भी नहीं है। स्कूल्स में मतलब प्रोमोट किया जाता है इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सुनना, तो उर्दू पे इतनी तवज्जो है ही नहीं। और इस वजह से ज़ाहिर है जब हमारे बच्चों को उर्दू पढ़नी ही नहीं आती, उर्दू समझ ही नहीं आती, तो वो इस तरफ आते भी नहीं हैं। तो ऑडियो बुक ने एटलीस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म तो दिया है जहाँ वो सुन सकते हैं। मैं ये तो दावा नहीं कर सकती बिल्कुल भी कि मैं अच्छी उर्दू बोलती हूँ, लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मुश्किल पेश आती है मैं सर्च भी करती हूँ कि मैं सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकूँ। लेकिन मैं इंसान हूँ और मैं बिल्कुल भी ये दावा नहीं कर सकती कि मैं हर चीज़ बिल्कुल सही पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी उर्दू में सही तलफ़ुज़ के साथ एक ऑडियो बुक आगे पहुँचा सकूँ, और स्पेशली वो ऑडियो बुक्स पहुँचा सकूँ आगे जो वर्थ लिसनिंग हैं, मतलब जो हमारे बच्चों को कुछ सिखाएँ। मतलब सिर्फ़ ये ना हो फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग उन्होंने कुछ भी सुन लिया। नहीं, वो क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकूँ मैं जो सुनने के लायक है। तो कोशिश तो मेरी यही होती है। अब अल्लाह ताला मुझे इस कोशिश में कामयाब करें, और बाकी तो मेरे लिसनर्स ही बता सकते हैं कि मैं इस कोशिश में कामयाब हो रही हूँ या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी आप हो रही हैं, क्योंकि वैल्यू डिलीवर करना बहुत ज़बरदस्त है और आपके चैनल पे हर चीज़ हमें वैल्यूएबल नज़र आती है। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपके व्यूवर्स का कोई ऐसा फीडबैक जो आपको अभी तक याद हो? बहुत सारा फीडबैक है ऐसा, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि लोगों की बात जो है ना वो मुझ पे इतना ज़्यादा असर रखती होगी। शुरू-शुरू में जब लोग मुझे कहते थे ना कि आपकी आवाज़ हमें अच्छी लगती है, तो मैं बड़ा हैरान होती थी, क्योंकि मुझे ना बचपन से लेके इस एज तक कि अब मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे कभी किसी ने मेरी आवाज़ पे कॉम्प्लीमेंट किया ही नहीं था।
तो मुझे मतलब कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी आवाज़ अच्छी हो सकती है। ख़ैर ये तो लोगों का हुस्न ज़न है कि उनको आवाज़ अच्छी लग रही है, मैं अभी भी इस बात का दावा नहीं कर सकती। लेकिन जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपकी आवाज़ अच्छी है और हमें आपकी आवाज़ में सुनने में मज़ा आता है ना, तो मुझे वाक़ई मुझे बड़ी खुशी होती थी ये सुन के, अच्छा ऐसा है। शुरू-शुरू में तो मैं सरप्राइज़ हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात है ना, वो ये कि मेरे चैनल पे जब लोग फ़रमाइश करते हैं मुझसे नॉवेल्स पढ़ने की, तो वो मुख्तलिफ़ नॉवेल सजेशंस देते हैं। कुछ नॉवेल ऐसे होते हैं जो ज़रा बोल्ड वाली कैटेगरी की तरफ जा रहे होते हैं या प्योर रोमांटिक होते हैं, जो कि मेरी चॉइस नहीं होती पढ़ने की। जब इस तरह के नॉवेल की रिक्वेस्ट आती है, तो इससे पहले कि मैं आंसर करूँ ना, मेरे जो रेगुलर लिसनर हैं वो आंसर कर चुके होते हैं कि ये वाले नॉवेल नहीं पढ़ेंगी, ये सिर्फ़ जो है ये मतलब रोमांटिक नॉवेल्स या बोल्ड नॉवेल्स नहीं पढ़ती। तो इसलिए जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा एक जो मतलब लोगों के ज़हन में जो एक इमेज बना है कि मैं इस तरफ नहीं जाऊँगी, तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब उस वक़्त मुझे वाक़ई लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है। दैट्स सो गुड। सो सिलेक्टिव नॉवल पढ़ने की वजह से आपको नहीं लगता कि आपकी ऑडियंस जो है वो काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है? ऐसा है, मुझे ये बात पता भी है और इस पे मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। मुझे मतलब जब भी मैं नॉवेल सेलेक्ट करती हूँ तो मेरी 3 प्रायोरिटीज़ होती हैं नॉवेल पढ़ते वक़्त। प्रायोरिटी नंबर 1 कि नॉवेल स्पिरिचुअल हो। उसमें कोई मतलब प्योरली स्पिरिचुअल ना भी हो, लेकिन उसमें कोई स्पिरिचुअल एलिमेंट ज़रूर शामिल हो, जो कि कम मिल पाती है मुझे इस तरह के नॉवेल्स, सिलेक्टेड नॉवेल्स हैं। फिर सेकंड मेरी चॉइस होती है, चलें अगर स्पिरिचुअल मुझे नहीं मिल पाया तो एटलीस्ट उसमें कोई सोशल इशू जो है उसे एड्रेस किया हो, और फिर सिर्फ ये नहीं कि एड्रेस किया हो, उसका कोई सोल्यूशन भी दिया गया हो। और अगर मुझे ये भी ना मिल पाए तो फिर मेरी थर्ड चॉइस होती है कि एटलीस्ट जो हमारे डेली रूटीन के जो चीज़ें हैं जो जिनको हम समटाइम्स कोई इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं, उसी चीज़ को कोई मैसेज की फॉर्म में हमें बताया गया हो। तो ये 3 चॉइसेस मेरी होती हैं वन बाय वन ना। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, एक आध मैंने पढ़े भी हैं जो कि मैं नहीं समझ पाई कि इस तरह के होंगे। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं प्योर रोमांटिक नॉवेल ना पढूँ। मेरा माइंडसेट खुद भी इस तरह का नहीं है और मुझे खुद मज़ा नहीं आता, और मुझे लगता है कि इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इससे हम कोई वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहे सिस्टम में, सोसाइटी में। तो इसलिए मैं नहीं पढ़ती। आपने अपने वॉइस ओवर को बेहतर करने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया है या आप करना चाहती हैं? शुरू में जब मैं वॉइस ओवर करती थी, आप यकीन करें मैं डायरेक्ट मोबाइल से करती थी, मेरे पास माइक भी नहीं था। तो बिल्कुल जो मेरे शुरू के नॉवेल्स हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, इवन ब्रीदिंग साउंड, और इर्द गिर्द अगर कहीं कोई ठेले वाला गुजर रहा है उसकी आवाज़, और ये सब कुछ मौजूद है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जो है ना वो शुरू किया कि मैं जो है ना वो अपने आप को कवर करके और तकिए लगा के और पता नहीं एक बॉक्स सा बना के और फिर उसके अंदर रिकॉर्डिंग किया करती थी। उस वक़्त मुझे पता भी नहीं था कि नॉइज़ रिडक्शन भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं अपने कज़न वग़ैरह को मैंने बताया कि मैं मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप नॉइज़ रिडक्शन किया करें। मैंने कहा अच्छा ये कौन-सी चिड़िया है, मुझे तो पता ही नहीं है कि नॉइज़ रिडक्शन भी कोई चीज़ होती है। तो फिर मैंने जो है ऐप यूज़ करना शुरू किए। शुरू में वाटरमार्क भी आया करता था मेरी ऑडियो और वीडियो के ऊपर। तो अब जो है वो मैं वेव एडिटर का यूज़ करती हूँ नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए, और माइक बोया का माइक यूज़ करती हूँ। तो अब गुज़ारा हो जाता है मुझे लगता है। सो जो लोग नरेशन करना चाहते हैं या स्पेशली लड़कियां, आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगी? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रो करना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ग्रो करते हुए आप मतलब किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन शायद शायद ग्रो करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आपने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा भी यही था कि मेरे जो व्यूज़ हैं वो लिमिटेड तो नहीं हैं मेरी सिलेक्शन ऑफ नॉवेल्स की वजह से। तो मेरे व्यूज़ लिमिटेड हैं मेरे सिलेक्शन ऑफ नॉवेल्स की वजह से, लेकिन मैं अपने सिलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं व्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ, लेकिन मैं सिलेक्शन ऑफ नॉवेल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ग्रो करना पसंद है, मैं ग्रो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं राइट डायरेक्शन में ग्रो करना चाहती हूँ। तो यही मेरा मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो नरेट करना चाहते हैं नॉवेल्स को, कि डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला हमें कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जो सीधे रास्ते पर हैं। तो सीधा रास्ता अल्लाह ताला ने हमें कुरान का जो स्टार्ट है ना, वहीं से हमें बताया है कि सीधा रास्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया कि हम अल्लाह से सीधा रास्ता मांगें, हर रकत में मांगें। तो इसलिए मुझे लगता है कि सीधा रास्ता जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट पाथ, राइट वे, राइट डायरेक्शन। तो जो लोग भी नरेट करना चाहते हैं, जो लोग भी लिखना चाहते हैं, या जिस फील्ड में जो भी कुछ करना चाहते हैं, हर फील्ड में आपको राइट डायरेक्शन में जाना ज़रूरी है। बाकी कितना ग्रो करते हैं, कितना नहीं ग्रो करते, ये सेकेंडरी चीज़ है। आपने बिल्कुल सही कहा। सो एज अ नावल रीडर, आपके ख्याल में नावल सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट करते हैं और राइटर्स को किन टॉपिक्स पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे लगता है कि जो लोग नॉवेल्स रीड करते हैं, और अब तो ऑब्वियसली लिसनिंग का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो उन लोगों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉवेल्स ना पढ़ते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ पे तो इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो इससे रिलेट करते हैं, उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा, बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। इवन मेरी अपनी लाइफ पे बहुत डीप इम्पैक्ट है नॉवेल्स पढ़ने का, क्योंकि मैंने जो है ना वो जो भी नॉवेल पढ़े हैं, स्पेशली मैं जब उमेरा अहमद और निम्रा अहमद को पढ़ती हूँ, तो मुझे हमेशा उनके नॉवेल से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, और मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया। अब अभी कुछ अरसा पहले मैंने अपने चैनल पे सुमेरा हमीद का नॉवेल पढ़ा था, राह नूर। और आप यकीन करें कि इट वाज ऑल अबाउट होप, उम्मीद। तो इतना इतना कुछ आपको नॉवेल से सीखने को मिलता है। मतलब मैंने नॉवेल से सीखा कि आपकी स्ट्रगल इम्पोर्टेंट होती है। आप उस वक्त जीत जाते हैं जंग जिस दिन आप अपने लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने जन्नत के पत्ते से सीखा कि गलत होना बिल्कुल भी मतलब गुनाह करना, गलत डायरेक्शन में चले जाना कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। हम इंसान हैं, हम गलतियां करेंगे, लेकिन गलती करने के बाद पलट के कैसे आना है, फिर उसके बाद अपने अपने आप को सही रास्ते पे कैसे मतलब कदम अपने मजबूती से जमा के रखने हैं। तो बहुत बहुत कुछ मैं सीखती हूँ नॉवेल से, और मुझे लगता है कि एक बहुत डीप इम्पैक्ट जो है वो नॉवेल्स का पड़ता है हमारी सोसाइटी पे। इसीलिए मैं अपने नॉवेल की सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर लोगों पे जो इम्पैक्ट जाए नॉवेल से, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाना चाहिए। इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ डॉलर्स। डॉलर्स बहुत अहम है मेरे लिए, मैं कमाना भी चाहती हूँ, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कमाना चाहती कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जाए सोसाइटी पे। तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो राइटर्स को किन टॉपिक्स पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है? देखिए, टॉपिक्स तो मुझे लगता है हमारी जो डेली लाइफ है ना, ये भरी पड़ी है टॉपिक्स से। मैंने अभी रीसेंट पास्ट में आसिया रईस खान को पढ़ा। मैंने बहुत अरसा पहले से इनको नहीं पढ़ा था। मैंने अभी कुछ अरसा पहले ही इनको पढ़ना शुरू किया, और इनका जो हर नॉवेल है ना, वो इतनी बेसिक सी चीज़ों से शुरू होता है जिनको हम अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हमें लगता है ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। बेसिकली हमारे साथ हर दूसरे दिन हो रही होती हैं, या हमारा रूटीन है, तो हम इनको इनके आदी होते हैं। लेकिन उन्होंने उन टॉपिक्स को उठा के इतना अच्छा लिखा है। उनका मैंने नॉवेल पढ़ा था, बल्कि एक मैमूना सदफ़ का मैंने नॉवेल पढ़ा है, निर्बल, जिसमें उन्होंने बात की है
मतलब ओल्ड एज पेरेंट के हवाले से। अभी कुछ अरसा पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है। तो आप यकीन करें, मैं जब ये नॉवल पढ़ रही थी, आसिया रईस खान का एक नॉवल जिसमें उन्होंने बात की थी, और निर्बल, ये मैंने बिल्कुल आगे पीछे पढ़े हैं दोनों नॉवेल्स, और मुझे लगता था कि मेरे घर की बात हो रही है, जहाँ मेरी मदर जो हैं वो ओल्ड एज में थी, मेरे साथ थी। और मतलब उनके जो इश्यूज थे ओल्ड एज के, या वो बच्चे किस तरह उस चीज़ को डील करते हैं, या क्या सिनेरियोज बनते हैं, उन्होंने टिपिकली उस चीज़ पे लिखा हुआ था। और उसको इतना अच्छा उन्होंने एंगल दिया था कि जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो आप बाज़ औक़ात आप को उकताहट भी होती है, आप टेंशन में भी आते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, क्योंकि एक ओल्ड एज बंदे के साथ रहना, दिन रात गुजारना बहुत इजी भी नहीं हुआ करता। तो इन सारी चीज़ों के साथ भी आप ख्याल रख सकते हैं, मतलब ये नॉर्मल है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप बुरी औलाद नहीं हैं, अगर आप कभी थक रहे हैं तो आप बुरी औलाद नहीं हैं। ये सब एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है। सिर्फ इतना जान लेना मुझे इतना हेल्प करता था उस वक्त कि ठीक है, ये एक इंसान की नेचर होती है कि वो थक जाता है। खैर है, अपने आप को एनर्जाइज करके दोबारा से ताज़ा दम होके खड़े हो जाना है। तो बिल्कुल जो आपके डेली लाइफ के इश्यूज़ हैं, बुलिंग पे बात की हुई थी, या अगर आप की शादी अच्छी नहीं चल रही है, सास के साथ इश्यूज़ हैं, तो वो भी एक नॉर्मल मतलब हमारी डेली लाइफ के इश्यूज़ हैं, उनको बहुत एग्ज़ैजरेट करने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई इंसान होगा तो वो बिल्कुल जी, उसके अंदर सब कुछ अच्छा होगा तभी वो एक अच्छा इंसान है। मतलब कोई हीरोइक चीज़ जो है ना वो होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान होंगे, आपके अंदर सारी फीलिंग्स होंगी, आपके अंदर जेलिसी भी होगी, आपके अंदर थकावट भी होगी, हर चीज़ होगी, लेकिन आपने उसको किस तरह टैकल करना है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत बहुत मुझे इंस्पायर करती हैं इस तरह की राइटिंग्स। और मुझे लगता है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हमें लिखने की और पढ़ने की ज़रूरत है, और लोग लिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग लिख नहीं रहे। मैमूना सदफ़, सहर साजिद, आसिया रईस ख़ान, मंशा मोहसिन अली इतना अच्छा लिख रही हैं, इतना अच्छा लिख रही हैं, इतना ज़बरदस्त कि बस कमाल है। तो अच्छा पढ़ें तो अच्छा लिख भी लेंगे। जनरेशनल गैप की वजह से वालिदैन के साथ हमारे क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में सिर्फ यही एक वजह है क्लैशेस की, और आप इसे ओवरकम कैसे करेंगी? देखिए, मैं तो ओवरकम कर रही हूँ, एज़ कि मैं एक मदर हूँ, और मेरा अपने पेरेंट्स के साथ कभी जनरेशनल गैप नहीं रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा मतलब अपने साथ बिठाया, हर चीज़ का के बारे में मशवरा लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब सिंगल आउट कर दिया कि ये बड़ों का काम है, बस तुम्हारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। और वही चीज़ मैं अब अपने बच्चों के साथ करती हूँ कि मैं उनसे हर टॉपिक के बारे में बात करती हूँ। जब मैं यंग थी और मेरी मदर जो हैं वो मुझे याद है कि मेरी मदर जो है ना वो कभी भी ये जो शामी कबाब का हम वो तैयार करते हैं ना मसाला, तो वो मुझे हमेशा कहती थी इसको अब चॉप कर दो ना, तो चॉपर वगैरह मैं यूज़ किया करती थी, और मुझे इतनी हंसी आती थी। मैं अम्मी को कहती भी थी, अम्मी ये तो इतना आसान होता है, आपको चॉपर चलाना नहीं आता, इसमें क्या मसला है? तो अम्मी कहती थी बस हमें नहीं आता, जाओ तुम कर दो। तो मैं कर देती थी, और मुझे लगता था मैंने तो इतना बड़ा कोई कारनामा किया है ना, मतलब मेरी अम्मी को ये काम नहीं आता, इतना सिंपल सा, और मैं ये भी कर लेती हूँ। और अब ना सेम चीज़ मेरे बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे होते हैं, मम्मा आपको ये नहीं आता। मैं कहती हूँ हाँ हाँ नहीं आता बेटा, तुम कर लो ना। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि जब अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी नेमत दी है जो हमारे लिए काम कर सकती है, तो क्यों अपने आप को थकाना और वो काम करना जो वो कर सकते हैं हमारे लिए। लेकिन उन बच्चों का जो मज़ाक है ना, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। उस वक़्त आपने ये नहीं करना होता कि ओहो! माँ को ये बात कह दी या यूँ कर दिया। क्योंकि आप उनके साथ ज़रा फ्रेंडली रहेंगे, तभी बच्चे जो हैं ना वो आपसे अपने दिल की बात कर सकेंगे। लेकिन हर टाइम फ्रेंडली भी नहीं रहना होता ना, मतलब वो
शुगर एंड हनी, हर वक़्त आप शुगर एंड हनी नहीं हो सकते, कभी-कभी बिटर ग्राउंड भी बन जाना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तब। तो बैलेंस के लिए आपने ये बिल्कुल अच्छी बात कही। तो हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में अपने ओके। वालिदैन को अपने साथ किस तरह एंगेज रख सकते हैं, जैसे आपकी वालदा आपको रखती थी कबाब बनाने में, दैट्स सो स्वीट। तो आप कैसे करेंगी? मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझ में बड़ी ज़्यादा आदतें जो है ना वो अपनी मदर से, फादर से और स्पेशली मेरी फूफी से, वो ज़्यादा चीज़ें मैंने इनहेरिट की हैं। तो मैं अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखती हूँ, घर की सफाई में, बाकी काम में, इवन कुकिंग में भी। तो मेरे बच्चे जो है ना वो कभी मेरे लिए सैंडविच भी बना देते हैं। और बाकी भी, मतलब अगर मुझे कुछ कुकिंग करनी है तो मैं उनको साथ-साथ, अच्छा मुझे आटा निकाल दो, मुझे पानी दे दो। तो मुख्तलिफ़ कामों में मैं उन्हें अपने साथ एंगेज रखती हूँ। इवन सफाई में भी मॉप उनके हाथ में पकड़ा दिया, चलो अब तुम मॉपिंग करो। ये अलग बात है कि उसके बाद मुझे दोबारा करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं बच्चों को साथ-साथ एंगेज रखती हूँ। हम अपने वालिदैन को अपने साथ किस तरह एंगेज रख सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या एजुकेशनल लाइफ में, कि वो इंटरेक्ट कर सके, हमारा एक बातचीत का एक कनेक्शन बन सके? अच्छा, मेरे साथ तो कनेक्शन हमेशा से था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एंगेज रखा हमेशा से। मैं अपने पेरेंट्स की एक ही औलाद थी। मेरे कोई बहन-भाई नहीं हैं। तो मैं तो हमेशा से ही उनके साथ इन्वॉल्व थी। जब मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में थी, तो मेरे सब्जेक्ट जो थे वो डिफरेंट थे। मैं साइंस सब्जेक्ट करी थी और मेरी मदर भी एक वर्किंग वुमन थी, टीचर थी वो भी। तो मेरा ये काम होता था कि मैं कॉलेज से या स्कूल से आई तो मैं पूरी उनको डिटेल बताऊँगी, आज ये हुआ और फिर उसके बाद जो है वो पेपर्स हैं तो मैं उनको पूरा पेपर के ये क्वेश्चन आए थे, ये था, मैंने ये किया, मुझे ये आता था, नहीं आता था। इवन जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और मास्टर्स करी थी, उस वक़्त मेरे सब्जेक्ट जो हैं वो लाइक मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया है, तो मेरी मदर को बिल्कुल कुछ समझ नहीं थी बॉटनी की। और वो बिल्कुल सुनना भी नहीं चाहती थीं कि मेरे पेपर में क्या आया था, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा होता था कि क्या आया था। लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें पूरी डिटेल बताती थी और उसमें से 80% वो सुनती ही नहीं थी, वो हूँ हाँ करके मुझे टाल रही होती थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता था जब तक मैं उन्हें बता ना दूँ। तो इसलिए मुझे हमेशा से इंटरैक्ट करने की आदत रही अपने पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स का भी ये है कि जब मेरी मदर जो हैं वो ओल्ड एज में आ गई हैं और मेरे फादर की डेथ को बहुत अरसा हो गया था, तो उस वक़्त जो है वो चाहती थी कि उनसे बात की जाए। उन उनके जो पुराने किस्से होते हैं वो बहुत दफ़ा के सुने हुए जो हमें पूरे के पूरे याद होते हैं। लेकिन उनका हर किस्सा जब भी वो सुनाएँ, उसको उसी तवज्जो से सुनना चाहिए जैसे आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। उस पे सरप्राइज़ भी होना चाहिए, उस पे हँसना भी चाहिए। कभी उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो आपने इतनी दफ़ा सुना दिया या हमें पता है, हमने पहले से सुना हुआ है। क्योंकि उनकी लाइफ़ में इतनी न्यू हैपनिंग्स नहीं हो रही होती, जब पेरेंट्स ओल्ड एज में आ जाते हैं। तो उनकी जो भी हैपनिंग्स थीं, उसी को वो रिपीट करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा लिसनर बनने की ज़रूरत होती है उस वक़्त ना। एक टाइम था कि वो लिसनर होते हैं हमारी बातों के जो हम बाहर से करके आ रहे होते हैं और फिर एक टाइम वो आता है कि जब आपको एक अच्छा लिसनर बन जाना चाहिए। मुझे याद है कि मेरी मदर जो हैं वो घर के कामों में मुझे हेल्प आउट करने की कोशिश करती थीं और आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे लगता था कि सारी ज़िंदगी तो उन्होंने किया है, अब नहीं उन्हें करने देना चाहिए या मैं करने के लिए हूँ, वो क्यों कर रही हैं। तो मैं उन्हें रोकती थी कि नहीं मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। फिर बाद में उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उनको ठीक तरह से नज़र नहीं आता था, कुछ गड़बड़ भी हो जाती थी, तो मैं कोशिश करती थी वो ना करें। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, उनको लाइफ़ के हर काम में, हर डिसीज़न में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। कभी-कभी मुझे ये होता था मैं उनसे एवें ही रेसिपी पूछ रही होती थी, अम्मी ये बनाना है मुझे, आप बताएँ कैसे बनाऊँ ना? इसमें क्या डलता है? हालाँकि मुझे पता है मैं वो डाल भी रही हूँ,
लेकिन जस्ट टू इन्वॉल्व हर, उन्हें ये ना लगे कि वो घर के एक कोने में बस फालतू कोई पीस हो गई हैं। तो उन्हें ये बताने के लिए कि हमें आपकी हर वक्त ज़रूरत है, तो उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये चीज़ हो रही है, घर में मेहमान आने हैं, यही पूछ लेती थी कि इतने लोग आ रहे हैं, बताएं कितने किलो की बिरयानी बनाऊं, या कितनी रोटियां मंगाऊं, मीठे में क्या बनाना चाहिए। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हर मामले में रखना बहुत ज़रूरी होता है, कभी उनको लेफ्ट आउट फील नहीं होने देना चाहिए। लेकिन अल्लाह करे कि इसमें मैं कामयाब हुई हूँ, क्योंकि ये हर वक्त करना भी पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे मौक़े पे मुझे याद है कि मैं ऐसा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे उन सब कमियों और कोताहियों के लिए माफ़ फरमाए जो मैं नहीं कर सकी। आमीन। ये बहुत अच्छी आपने बात की। मैंने ये सुना था एक जगह के हमारे वालिदैन इस वजह से बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें एक फालतू या लेफ्ट आउट फील कराते हैं। तो उन्हें हम अपने साथ एंगेज रखेंगे तो वो वैसे ही यंग रहेंगे, मतलब कि वैसे ना भी रहें लेकिन वो अपनी बीमारियों से लड़ सकेंगे। उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, होप आएगी कि मेरी इन्हें ज़रूरत है। तो ये चीज़ काफ़ी बिल्कुल है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एज अ मुस्लिम वुमेन आपको क्या लगता है कि हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता क्यों पड़ रही है, क्योंकि एज अ मुस्लिम वुमन तो मुझे लगता है कि सबसे मॉडर्न और सबसे फेमिनिस्ट वुमन तो मैं खुद हूँ। मुझे किसी और से फेमिनिज्म लेने की क्या ज़रूरत है। जितना फेमिनिज्म, जितनी लिबर्टी और जितना मॉडर्निज्म मुझे इस्लाम दे रहा है, जितना मुझे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने दिया है, इससे ज़्यादा मॉडर्न औरत और हो ही कौन सकती है। लेकिन आपने ये हमारी देखा ना कि सोसाइटी में फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया गया है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली वजह जो है ना वो इसकी बहुत ही क्लियर है कि हम जो है ना वो इस्लाम को समझते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है, हमने इस्लाम भी बाकी लोगों से सुना है कि क्या है, इन एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं है। हमें अपने राइट्स ही नहीं पता, एज ए वुमेन हमें पता ही नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्योंकि हमने सुना अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स ने सुना उनके अपने पेरेंट्स से। हमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। अगर इस बात की आप बात करें, कुरान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान सीखो और सिखाओ, लेकिन हमने तो कुरान सीखा ही नहीं। हम तो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ा देते हैं। मतलब बच्चों को नाजरा ख़त्म करवा के हम समझते हैं कि हमने कुरान पढ़ा दिया बच्चों को, जबकि कुरान का हक है कि उसे सीखा जाए। तो जब हम सीखते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है। एज ए वुमन मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने हक दिया कि मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकूं। लाइफ पार्टनर को इतनी ऑब्लिगेशंस दी हैं कि वो ज़िम्मेदार है कि वो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, मुझे जो है वो हर तरह से मेरा ख़्याल रखे, जो कि हमारे माशरे में नहीं रखा जाता। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि औरत का काम है कि वो अताअत करे और बस मर्द जो भी कर दे उसकी अताअत करे। जबकि अल्लाह ताला ने जो ऑब्लिगेशन मर्द पे लगाई है ना वो इतनी सख्त हैं। वो बेचारा, मुझे तो मर्दों पे तरस आता है, ये बेचारे कैसे मतलब एक औरत की जिम्मेदारी ले लेते हैं और किस तरह एक फैमिली को सपोर्ट करते हैं। औरत को तो अल्लाह ने इतनी आज़ादी दी है, उसे तो कुछ करना ही नहीं है। उसे तो बस वो नहीं, राजकुमारियों की तरह जो है वो अपने घर में राज करना है। एक पूरी नस्ल दे दी अल्लाह ने कि आप एक सोसाइटी को शेप अप कर सकते हैं। तो क्यों, किसको किसको ये आज़ादी है कि वो एक सोसाइटी को शेप अप कर सके। एक औलाद आपकी ना, मतलब एक बच्चा, वो 60 साल का भी हो जाएगा ना, वो आपके आगे बोल नहीं सकता। उसने आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट ही देनी है। आप उसको गलत बात भी कहेंगे तब भी वो आपको जो है ना वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकता। हाँ, गलत बात आपकी मानना उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वो आपको बेचारा समझाता ही रह जाएगा कि अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, अच्छा मैं यूँ कर देता हूँ। सोचें, इमेजिन करें कि आप जो है ना वो एक बहुत बड़े से तख्त के ऊपर बैठे हैं और आपके इर्द-गिर्द लोग आपकी खिदमतें करने के लिए मौजूद हैं। इससे ज़्यादा किसको लिबर्टी चाहिए? जॉब करने की आज़ादी आपको मौजूद है,
मतलब हर तरह का अच्छा पहनना-ओढ़ना वो आपके लिए मौजूद है। आपकी खिदमत करने के लिए आपका शौहर मौजूद है। खिदमत से मेरी मुराद हर तरह की खिदमत नहीं है। खिदमत से मेरी मुराद कि आप कह रहे हैं मेरा फलाँ चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, अब वो बेचारा कमाएगा भी, लाएगा भी और खिलाएगा भी। तो और कौन-सा फ़ेमिनिज़्म चाहिए? ये अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बच्चों को, हर इंसान को महफूज रखे। ये जो आजकल एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई हुई हैं, ये फ़ेमिनिज़्म है? हम इससे इंस्पायर्ड हैं? आई डोंट नो किससे इंस्पायर हो रहे हैं हम लोग? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक बिज़नेस वुमन जो अपना प्रपोज़ल खुद आगे भेजती हैं। आज की इतनी लिबरल ख़वातीन भी ना वो ये सोचते हुए डरती हैं कि हम आगे किसी को प्रपोज़ करेंगे। और अल्लाह ने हमें ये राइट दिया है कि अगर आपको कोई पसंद है ना, आप जाके प्रपोज़ कर सकते हैं। और कौन-सा फ़ेमिनिज़्म चाहिए आपको? यू आर राइट कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो वो हमें जो दे रहे हैं हम वो ले रहे हैं। और आपकी एग्ज़ैक्टली। बात से मुझे ये भी एक मामा की बात याद आई। तो मेरी मामा कहती हैं कि मैंने एक बंदे की यानी कि आपके पापा की खिदमत की है और अल्लाह ने मेरी खिदमत के लिए 4 लोग भेज दिए हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये चीज़ वाक़ई ऐस है। कैसा कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ें लड़कियों को लाइक जो कॉमन घर के काम होते हैं वो सिर्फ लड़कियां ही कर सकते हैं, लड़कों को सिखाए नहीं जाते कि उनकी शान के खिलाफ है। तो आपका क्या ख्याल है, यहाँ आप पेरेंटिंग में इस चीज़ को इक्वलिटी से लेके जा रही हैं या वही बाइजनेस चल रही है? नहीं, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ इस मामले में। और मुझे तो बहुत शदीद बुरा लगता है कि ये लड़कों के काम हैं और ये लड़कियों के काम हैं। ये तो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स हैं। मतलब घर के काम-काज करना, चाहे मतलब अपने आप को फ़ीड करना या किसी दूसरे को फ़ीड करना, ये तो लाइफ़ की एक बेसिक नीड है ना। तो इसमें लड़का या लड़की की कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई जेंडरिज़्म बीच में नहीं आना चाहिए। दोनों को ही इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने अपने आप को भी फ़ीड कर सकें और किसी दूसरे को भी फ़ीड कर सकें। और साथ में अगर आप घर के काम-काज में सफाई और इन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, बावजूद इसके कि आपके घर में मेड हो, तब भी आपको बेसिक नीड्स का तो पता होना ही होता है ना आपको कि आपको किस चीज़ की, किस तरह की सफाई चाहिए, क्या आपकी नीड्स हैं, चाहे वो आपके लिए मेड करे, चाहे आप खुद करें, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए। तो ऑब्वियसली सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अब इसमें अल्लाह ताला ने कब कहा कि औरतों के लिए सफाई निस्फ़ ईमान है और मर्दों का जो ईमान है वो भी औरतों ने ही कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियसली सफाई उन्हें भी रखनी है, सफाई ख़वातीन को, मर्दों को, दोनों को रखनी है। तो इसलिए जो है ना मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की कायल नहीं हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है और तीनों से मैं बराबरी से हर काम करवाती हूँ कि जो भी मतलब अगर वॉशरूम गए हैं तो वाइपर भी करना है, आपने अपना क्लेanलीनेस का ख़्याल अपनी बॉडी का भी रखना है, अपने इर्द-गिर्द का भी। अगर आप सो के उठे हैं तो अपनी जो चादर है उससे तय करेंगे, अपना तकिया ठीक करेंगे, अपने कपड़े जगह पे रखेंगे, अपने टॉयज़ जो हैं उनको आप बास्केट में डाल के रखें। अगर पोछा लगाना है या बर्तन धोने हैं या कुछ भी करना है, अभी बर्तन तो नहीं धोते हैं लेकिन एट लीस्ट उनको अपनी प्लेट्स को सेट करके रखना। इन सारी चीज़ों को कि जो भी आपने डिनर टेबल या डाइनिंग टेबल से चीज़ें हटानी हैं तो किस चीज़ को कहाँ कैसे रखना है। इसमें बिल्कुल इक्वालिटी होती है, कोई फ़र्क नहीं इसमें है कि ये लड़का है या ये लड़की है। तो जब अल्लाह ताला ने फ़र्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले? आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि आपकी लाइफ की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर और टू द पॉइंट है। तो अब मेरा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपसे कि आपने ये सब कहाँ से सीखा, लाइक इतना क्लियर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपने कहाँ से सीखा या किस चीज़ से आपने इंस्पिरेशन ली इस चीज़ की? नहीं, मैंने जैसे कहा ना आपको कि हर इंसान ग्रो करता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा से ऐसा ही था। चीज़ें जो है ना वो मुख्तलिफ हैपनिंग्स लाइफ में आपको जो है वो लेकर आती हैं उन चीज़ों की तरफ जहाँ आप आज हैं। और अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करने की और सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। मुझे 2-4 चीज़ें ही बस पता हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जिसको मैं समझती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये कर सकूँ कि जितनी मुझे चीज़ें पता चल गई हैं या जहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ
मतलब स्ट्रांगली स्टैंड करूँ, मैं उस पॉइंट से पीछे ना जाऊँ। और अगेन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो नॉवेल्स हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मेरी शुरू से आदत है रीडिंग की, मैं बहुत ज़्यादा रीड करती हूँ, और बहुत बचपन से, उस वक़्त से जब मुझे शायद पढ़ना नहीं आता था, उस वक़्त से पहले बिलबोर्ड्स, अखबार, जो नान जिसमें लिपट के आती थी वो भी, तो हर चीज़ मतलब मुझे पढ़ना होता था। फिर नौनिहाल पढ़ना शुरू किए, और सारी मतलब जो स्टोरी बुक्स होती थीं, स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, हर चीज़ बस पढ़ना है। तो लकीली मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे हमेशा से कुछ अच्छा पढ़ने को मिला, और अच्छा पढ़ने को मिला तो मेरी जो सोच है ना वो डेवलप करती चली गई। और अब मैं सुनती हूँ उस्ताद नोमान अली ख़ान को, मुफ्ती मेंग को, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं थे। और ऑब्वियसली हम इंडो पाक जो नेशंस हैं ना, हमारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा मिलावट है। हमें जो जो बेसिक चीज़ है वो कल्चर और रिलीजन, इनमें ना हम बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप कर जाते हैं। तो वहाँ हमें ना क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली मैंने 2 ऐसे लोगों को सुनना शुरू किया जो इस चीज़ से ज़रा बियॉन्ड चले गए हैं। जैसे उस्ताद नोमान अली ख़ान जो हैं वो यूएसए बेस्ड हैं, वो पाकिस्तानी, लेकिन उनका ब्रॉट अप वहाँ पे हुआ है ना, तो वो ये इंडो पाक कल्चर वाली चीज़ों से ज़रा बाहर निकल के उनका एक्सपोज़र भी हुआ, उन्होंने चीज़ें देखी भी, और फिर अब वो सिखाते भी हैं। द सेम वे मुफ्ती मेंग ज़िम्बाब्वे से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो भी इस चीज़ से ज़रा बाहर के लोग हैं ना। तो जब मैंने इनको सुनना शुरू किया ना, तो मुझे ये फ़र्क समझ में आना शुरू हुआ कि जिन चीज़ों को हम रिलीजन के नाम पे फॉलो कर रहे हैं, वो बेसिकली रिलीजन है नहीं, वो हमारा कल्चर है। तो फिर मैंने मज़ीद इस बारे में सर्च करना शुरू किया, एंड आई ट्राई कि जो कल्चर है वो ये नहीं है कि कल्चर इम्पोर्टेंट नहीं होता, कल्चर हमारी रूट्स हैं, लेकिन उनको हमें सेकेंडरी नंबर पे रखना है। वो सेकेंडरी चीज़ हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारा रिलीजन है। तो इसलिए मैं अपनी लाइफ में मैंने कोशिश की, एफ़र्ट की इस चीज़ के लिए कि मैं क्लैरिटी लेकर आऊँ, और अल्लाह का शुक्र है, आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं अल्लाह आपको उस चीज़ में कामयाब करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फ़र्क मेरे अंदर आ चुका है। ज़्यादा के लिए मैं कोशा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वाक़ई इस दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह कामयाब करे। आपकी सोसाइटी में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहेंगी? जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ना, द सेम प्रॉब्लम, हमारे हर प्रॉब्लम की जो रूट कॉज़ है वो यही है कि हम अपने दीन को समझते नहीं हैं। क्योंकि हमारा जो दीन है ना, ये मुकम्मल मतलब आपको हर चीज़ सिखाता है, आपने क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, नहाना कब है, नेल्स कब कट करने हैं। मतलब सिर्फ हम जो है ना इबादत को फोकस करते हैं कि हमें नमाज पढ़नी है, हमें रोज़ा रखना है, हमें ज़कात देनी है, मतलब ये इबादत वाला पोर्शन है। लेकिन एक जो आपकी डेली लाइफ है, आपने कमाना कैसे है, कितना कमाना है, ये वाली जो एस्पेक्ट है ना, इसको हम शायद इंक्लूड नहीं करते, इसको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। हमें लगता है कि जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वो जो है ना एक्सपर्ट हैं ये वाली साइड के, तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जबकि मुझे जब पता लगा कि आयरलैंड में एक लॉ है जिसे उमर लॉ कहते हैं, जिसमें बच्चों का मतलब जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको स्टाइपेंड मिलना शुरू होता है उस वक्त से, और वो उनके बच्चों के लिए होता है ना, और उसका नाम है उमर लॉ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पे, जब उन्होंने ये स्टाइपेंड शुरू किया था। तो वो तो खुद हमें ही फॉलो कर रहे हैं, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी मेन रीज़न ये है कि हमें नॉलेज नहीं है। हमने कभी खुद से पढ़ा नहीं है, खुद से रिसर्च नहीं की है। हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो हमारे पेरेंट्स के ज़रिए पहुंची, और उन तक जो पहुंची वो उनके पेरेंट्स के ज़रिए पहुंची। मतलब ये सुनी सुनाई बातें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं।
उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हम तक पहुँची नहीं, कुछ चीज़ें ऐड होके पहुँच गईं। तो हम जो है ना वो हम तक वो प्योर चीज़ पहुँची नहीं है, और वो पहुँचनी थी भी नहीं। हमारे लिए अल्लाह ने एक किताब दी है, हमारे लिए अहादीस की किताब है, सीरा का मुताला है। तो अगर हम खुद से जितनी एफ़र्ट हम करते हैं ना बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब अभी अगर मुझे ईद का सूट ख़रीदना होगा ना, आप यकीन करें मैंने 10 ब्रांड्स तो चेक करनी ही करनी होंगी कि किस पे कौन-सा डिज़ाइन, कौन-सी प्राइसेज़, कौन-सा मटीरियल मिल रहा है। तो अगर मैं एक सूट खरीदने के लिए इतनी रिसर्च कर सकती हूँ, तो मैं अपने मतलब थॉट्स को क्लियर करने के लिए क्यों नहीं कोई रिसर्च कर सकती। आजकल तो इतने हम ब्लेस्ड लोग हैं ना, हर चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, हमें कुछ पैसे नहीं खर्च करने हैं, हमें कहीं बाहर नहीं निकल के जाना, हमें सिर्फ स्क्रॉल करना है अपनी स्क्रीन को। तो अगर हम अच्छे सॉन्ग्स के लिए, अच्छे ड्रामे के लिए, अच्छी मूवी के लिए अपनी स्क्रीन्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, तो हम एक ऑथेंटिक बात को जानने के लिए रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? तो मुझे ये लगता है कि बस इतना ही करना है हमें। जो लोग आपसे मुतासिर हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगी, या कोई लाइफ लेसन ऐसा जो आप शेयर करना चाहें? आप यकीन करें मुझे तो इस बात पे हैरत होती है। अभी जैसे आपने कहा तो मुझे मतलब गूज़बम्प्स होने लगे कि मुझसे भी कोई मुतासिर हो सकता है, क्योंकि एज़ ए मुस्लिम आई स्ट्रांगली बिलीव कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में पैदा ही इंस्पायर करने के लिए किया है। हमारा मकसद ही लोगों को इंस्पायर करना है, अपने कैरेक्टर से, अपनी बातचीत से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने पैसे से। मतलब कोई मिस्कीन सा इंसान नहीं बनना हमें इस दुनिया में, हमें लोगों को इंस्पायर करना है। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ अ मुस्लिम, क्योंकि इंस्पायर करेंगे तो अपनी तरफ बुला पाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उन्हें 40 साल की उम्र में नबूवत दी, जो कि वो पैदाइशी नबी थे, अर्श मौला पे उनका नाम दर्ज था, लेकिन उसके बावजूद नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में हुआ। 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंस्पायर किया अपने कैरेक्टर से, अपनी सच्चाई से, अपनी अमानत से। तो आपने जो एक लफ्ज़ कहा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या मैं किसी को इंस्पायर कर सकती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। तो अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे और अल्लाह मुझे इतनी तौफ़ीक दे कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। और अगर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकी, तो आप यकीन करें बहैसियत एक औरत, मैं इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि औरतों के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, मेरे अपने अंदर भी है। लेकिन पहली चीज़ इस बात को मान लेना कि औरतों के अंदर ये चीज़ होती है, और उसके बाद फिर इस पे काम करना। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो ख़वातीन को स्पेशली करने वाली हैं। हम अपने कज़न्स से जेलस होते हैं, हम अपने इर्द-गिर्द काम करने वालों से जेलस होते हैं, हम शादी के बाद अपने इन-लॉज़ से, मतलब जो देवरानी जेठानी होती हैं, नंदें होती हैं, हम उनसे जेलस होते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ पे काम करना है। जब जब हमारे अंदर ये ख़यालात आएँ, जेलसी आए, तो उस वक़्त हमें अपने आप को याद करवाना है कि हमें जेलस नहीं होना, इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो मैं मतलब मेरे साथ बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। कुछ मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ से मैं अच्छा काम कर रही हूँ। तो सम टाइम मुझे लगता है कि यार ये इनसे अच्छा तो मैं नरेट कर लेती हूँ, फिर भी इनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इनका चैनल मुझसे ज़्यादा चल रहा है। मेरे अंदर भी ये ख़्याल आता है, और फिर मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जितना अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा है उतना मुझे मिलेगा, जितना किसी और के लिए लिखा है उतना उसको मिलेगा। लेकिन अगर मैंने एक चीज़ अपनी डायरेक्शन सेट की है, तो मुझे उस पे स्ट्रांगली स्टैंड करना पड़ेगा। मैंने अपने जो भी अपने लिए चीज़ें ठीक समझती हूँ, मुझे उन पे स्टिक रहना पड़ेगा, किसी और की के कंपटीशन में नहीं जाना मुझे।
तो यही सारी चीज़ें जो है ना मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ। स्पेशली अगर आप सही देखें तो मैंने कोई ख़ास किसी को सिखाने की कुछ कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ़ नॉवेल्स वो पढ़ती हूँ जिससे लोग वो सीख सकें जो मैंने सीखा है। लेकिन मैं अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें लाइक सिखाती भी हूँ, बताती भी हूँ, उनसे डिस्कशन भी करती हूँ। और मैं अपने आप के अपने बारे में ना उनको ये नहीं कहती कि मेरे अंदर जो है मतलब मैं तो ये नहीं करती। मैं उनको यही बताती हूँ ये चीज़ें मैंने भी की हैं, मैं अब भी मेरे अंदर ये ख़यालात आते हैं जो ख़यालात नहीं आने चाहिए। लेकिन एज़ ए इंसान हमारे अंदर ये सारी फीलिंग्स अल्लाह ताला ने रखी हैं। जो नफ्स है ना वो हमारे अंदर मौजूद है और हर लम्हा मौजूद है। तो जब इस तरह की फीलिंग्स आएँ दिल में तो आपने जो है ना वो अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। सम टाइम नहीं कंट्रोल हो पाता, आप वो चीज़ कर जाते हैं जो नहीं ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला से तौबा करनी है, दोबारा से एक अहद करना है और फिर चल पड़ना है सही रास्ते की तरफ। तो बस यही मेरा मैसेज जो अपने बच्चों के लिए है, वो बाकी सबके लिए भी सेम है। जेलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है अकॉर्डिंग टू मी, वो दुआ करना है। सही कहा आपने। और दुआ के लिए तो ये है ना कि आपकी बेहतरीन दुआ ही वो होती है जिसमें दूसरे लोगों का भी ज़िक्र हो। मतलब खाली अपने लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए, आपकी दुआ में दूसरे लोगों का हिस्सा ज़रूर शामिल होना चाहिए। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है पुरसुकून होने वाली बात ना, मैंने कहीं पढ़ा था बल्कि शायद किसी रील में देखा था ना कि एक टीचर होता है और वो एक लाइन जो है बोर्ड पे ड्रॉ करता है और वो बच्चों से कहता है कि कोई बच्चा है जो इस लाइन को बढ़ा दे। तो काफ़ी सारे बच्चे ट्राई करते हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि इस लाइन को आपने छोटा नहीं करना या कुछ इस तरह की बात ना। तो एक बच्चा आता है जो कि उसके बराबर में एक लाइन ड्रॉ करता है जो कि उस लाइन से बड़ी होती है। तो अपनी अपनी लाइन खुद ड्रॉ करनी है, किसी दूसरे की लाइन को छोटा नहीं करना, लेग पुलिंग नहीं करनी। तो आपको सुकून आ जाता है जब आप खुश रहना सीख लेते हैं ना, तो आपको सुकून मिल जाता है। खुशी चीज़ों से नहीं होती, खुशी पैसों से नहीं होती, ये तो आपके अंदर होती है। मुझे एक बड़ी अजीब-सी बात है, मैं आपको बताऊँगी तो आप लोग शायद हँसें मेरे ऊपर कि ये तो बहुत ही पागल खातून है। लेकिन मैं अपने इस पागलपन में खुश हूँ। मैं भी थोड़े दिन पहले गई मार्केट ना, तो मैं वहाँ से मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है। मैं अपने लिए ना मेलामाइन की एक प्लेट लेकर आई और आप यकीन करें कि वो ना बहुत ऑर्डिनरी सी मेरे ख्याल है 300 या 400 की कोई प्लेट थी। लेकिन उसका डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा तो बस मैंने वो अपने लिए ले ली। और जब मैं वो लेकर आई ना तो मेरे घर में बनी दाल-चावल और मैंने बड़े मज़े से उसमें दाल-चावल निकाल के ना मैं खा रही थी ना और मुझे मज़ा आ रहा था दाल-चावल खाने पे। तो मेरा जो बेटा है वो मुझे कहता है कि आप दाल-चावल खा के कौन खुश होता है ना? तो मुझे ये हो रहा था कि मतलब ये वाली जो प्लेट है ना जो मैं खरीद के लाई हूँ और आप यकीन करें महीनों तक ना मैं उस प्लेट में खाना खाती थी। मुझे लगता था कि बस मुझे मज़ा आता था उस प्लेट में खाना खाने में। हालाँकि वो कोई इतनी कीमती चीज़ भी नहीं थी, कोई ऐसी अलग से दुनिया से हट के भी चीज़ नहीं थी। बस मैंने एक चीज़ ली है, मुझे अच्छी लगी, मैंने वो खरीद ली। अब मैं उसमें जो भी खा रही हूँ, मैं उसको एन्जॉय करती थी, मुझे मज़ा आता था, खुशी होती थी। तो खुशी जो है ना वो किसी बड़ी चीज़ों में नहीं होती। अगर आप खुश रहना जानते हैं ना तो वो छोटी-छोटी चीज़ों में भी आप खुश रह सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फ़रमाए और हमें खुश रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आमीन। मुझे वाक़ई ये हुआ कि दाल-चावल खाएँ आप जो भी चीज़ खाएँ ना वो प्लेट जो है वो मैं नई लाई थी, मेरी पसंदीदा प्लेट थी। और ऑब्वियसली कोई सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं वही पसंदीदा रहेगी, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आ भी गई हैं और आती भी रहती हैं। लेकिन फ़ॉर द टाइम बीइंग उस टाइम पे मुझे उस प्लेट में वो दाल-चावल खाना भी अच्छा लग रहा था, मुझे खुशी हो रही थी कि मैंने ये नई प्लेट खरीदी है। तो एट टाइम्स जो है ना वो लोग या मैं या कोई भी और ना हमें इस बात को नहीं देखना चाहिए कि वो चीज़ कितनी बड़ी है या छोटी है।
असल बात ये है कि हमने एक ख्वाहिश की, वो पूरी हो गई। बस अब अपनी खुशियों को ना अपने इर्द-गिर्द छोटी-छोटी चीज़ों में तलाश करें और उसी में खुश रहें, बजाए इसके कि हम किसी बड़ी हैपनिंग का इंतज़ार करें कि ये होगा तभी हम खुश होंगे। तो हम 10-15 साल इंतज़ार करें कि हमारा जो मेन गोल है, जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक हम खुश नहीं हो सकते। अ, पता नहीं किससे पूछा किसी ने, मैं उस बंदे का नाम भूल गई हूँ, कोई दुनिया का अमीर आदमी था, उससे पूछा कि आपके लिए खुशी क्या है? मतलब आपने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, अब आप खुश हैं। तो उसका जवाब ये था कि जब तक आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, उस वक़्त तक आप खुश रहते हैं। जिस दिन आपको सब कुछ अचीव हो जाए ना, जिस दिन आप हासिल कर लेते हैं, उस दिन आप खाली हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास अगला कोई टारगेट नहीं बचता करने के लिए। तो जो खुशी है ना, वो रास्ते में है, वो स्ट्रगल में है, वो अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को अचीव करने में है। तो जब तक आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, जब तक आप सक्सेसफुल भी हैं और उस वक़्त तक आप जो है ना वो मतलब खुश रहना अंदर से है। तो अगर आप खुश रहना जानते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। मेरी फ़िलॉसफ़ी। आपकी फिलॉसफी बहुत अच्छी है। मुझे ये बात याद आ रही थी कि ऐसा कहा जाता है ना कि अगर कोई बंदा आपको दुआ दे कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों तो इससे बड़ी बददुआ कोई नहीं होती। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब सारा कुछ हो जाता है तो फिर वो उस टाइम पर बंदा जो है ना वो बहुत ज्यादा अकेला रह जाता है, उसे समझ नहीं आती कि अब खुशी क्या है या क्या चीज करें हम। ब्लैंक हो जाता है ना इंसान। वैसे मुझे लगता नहीं है कोई दुनिया में ऐसा इंसान होगा, क्योंकि इंसान बड़ा ग्रीडी है। वो कभी भी मतलब एक ख्वाहिश पूरी होती है तो अगली हज़ार। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, किसने कहा है, सॉरी अगर मिर्ज़ा गालिब ने ना कहा हो तो, कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये केस तो हर इंसान के साथ है। ओके, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप मजीद मुझे ग्रोथ के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह की पॉडकास्ट में अपने व्यूज़ शेयर करने का। और आप यकीन करें मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है ना, जिसमें आप क्वेश्चन के बाद आप बीच में इंटरप्ट नहीं करती हैं और आप ना मतलब जो भी थॉट्स हैं उनको एज इट इज़ निकलने का मौका दे रही हैं। मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और जो कुछ इस वक्त मेरे माइंड में आ रहा है या जो मेरी प्योर थॉट्स हैं वो शेयर हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खुद भी नहीं पता और मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला है। तो लाइक दैट इज़ ऑल प्योरिटी। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मिला होगा जितना मुझे अभी मिला है। और दूसरी बात ये है कि जब आपने मुझे कांटेक्ट किया था और पॉडकास्ट के लिए, तो आई वाज वरिड कि पर्सनल लाइक मैं अपनी पर्सनल लाइफ इतना शेयर नहीं करना चाहती। तो इसलिए मुझे लगा कहीं ऐसे क्वेश्चंस ना हो जिसमें मेरी आइडेंटिटी रिवील हो रही हो, क्योंकि मैं अपने अपने लाइक इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहती। तो आपने मुझे एक कंफर्ट जोन उस लिहाज से भी बहुत अच्छा दिया कि जो क्वेश्चंस थे वो अबाउट माय जर्नी एंड अबाउट माय व्यूज़ थे। तो मुझे बहुत बहुत कंफर्टेबली ये टाइम जो है ना मेरा गुजरा और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और जहाँ तक ग्रोथ का ताल्लुक है आपकी, तो आपने जो एक बिल्कुल नई चीज़ शुरू की है ना, ये मैंने नहीं देखी इससे पहले। मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट तो देखी हैं मैंने, लेकिन इस तरह के कि आपने हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है बात करने का, जिन जो सेलिब्रिटी नहीं है, जो आम ख़वातीन हैं और अपने किसी भी फील्ड में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले मैंने आपके 2 इंटरव्यूज़ और भी देखे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ये आइडिया ही इतना यूनिक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है
कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्की दें और अल्लाह ताला आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएं जो आपके लिए बेहतरीन हो, जहाँ पे आप अपने लिए भी बहुत कुछ अर्न कर सकें। एंड अर्निंग से मेरी मुराद सिर्फ पैसे नहीं है, आई मीन कि आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी ग्रूमिंग के लिए भी बहुत कुछ अर्न कर सकें और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकें, क्योंकि मुझे खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन जो हैं वो अच्छी लगती हैं, पसंद हैं, और मैं खुद भी ऐसी ही हूँ। तो इसलिए आपके लिए भी अल्लाह ताला से वही दुआ जो अपने लिए चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको फाइनेंशियली, मॉरली, स्पिरिचुअली अल्लाह ताला आपको सफिशिएंट कर दे, आपको बहुत कुछ अता करें। आमीन। आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। जाने से पहले आप लोगों ने आज अगर एक चीज़ भी सीखी है तो उस पर अमल करें, 1 पेज प्लान लिखें और हेल्प के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर अप्रोच करें। डोंट फॉरगेट दैट योर एग्जिस्टेंस एज अ वीमेन empowers you to reshape your destiny. Good luck.